वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल फिजिक्स अबोर। आज का क्लास आपका स्टार्ट होने के लिए जा रहा है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के लिए, हर जगह के लिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आपका जो प्रैक्टिकल जो होता है स्टेट बोर्ड में, उसमें भी बहुत सारा छोटे छोटे क्वेश्चन को आपका मीटर ब्रिज से रिलेटेड पूछा जाता है। तो आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं और उसका नाम है मीटर ब्रिज। तो सबसे पहले जानें कि मीटर ब्रिज से करते क्या है, मीटर ब्रिज होता क्या चीज़ है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है मीटर ब्रिज, इसका मतलब इसमें 1 मीटर का या मीटर स्केल लगा हुआ होगा। तो सही बात है, ये मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा आपका एक स्केल लगा होगा जो 100 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर का लगा होता है। तो चलिए पहले टॉपिक का नाम देते हैं मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज से क्या करते हैं इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो चलिए टॉपिक का नाम दीजिए मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज डिफिनेशन को पहले नोट कीजिए। द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which is useful to obtain unknown resistance of wire called meter bridge, हिंदी में इसका डेफिनेशन लिखें। मीटर ब्रिज एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो अज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए उपयोगी होता है। मीटर ब्रिज कहलाता है। मीटर ब्रिज कहलाता है। तो गौर कीजिएगा, इसमें आप जो निकालेंगे वो ज्ञात प्रतिरोध का वैल्यू ज्ञात करेंगे। जैसे कोई वायर दे दिया, वायर का टुकड़ा दे दिया और आपको कह दिया कि इसका आप रेसिस्टेंस कितना होगा, इसका वैल्यू बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको जो इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है मीटर ब्रिज। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अर्थात हम अज्ञात प्रतिरोध को निकालते हैं और अज्ञात प्रतिरोध को निकालने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा वह इंस्ट्रूमेंट जो है आपका मीटर ब्रिज होगा। ठीक है, चलिए अब मीटर ब्रिज की सहायता से तो हम अज्ञात प्रतिरोध का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे डिवाइस का भी आप अज्ञात प्रतिरोध निकाल सकते हैं। अब जैसे आपके सामने कुछ भी लगा रहे हैं, जैसे फैन है, टीवी है, जितने भी सारे, अब उसका रेसिस्टेंस आपको पता नहीं है और इस तरह से हम मीटर ब्रिज की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा मुख्य मकसद है मीटर ब्रिज की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का वैल्यू ज्ञात करना।
तो देखिए ये जो है अज्ञात प्रतिरोध का जो वैल्यू ज्ञात करते हैं ये किस सिस्टम पे काम करता है, आखिरकार इसका सिद्धांत क्या है, कैसे ये निकालता है अज्ञात प्रतिरोध। तो ये सिद्धांत को जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले मीटर ब्रिज का सिद्धांत जानते हैं कि सिद्धांत क्या है। हमने पहला काम जान लिया कि मीटर ब्रिज के सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का वैल्यू ज्ञात करते हैं, किसी तार का हम अज्ञात प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। अब इसका हम सिद्धांत जानते हैं। सिद्धांत प्रिंसिपल, मीटर ब्रिज का कार्य सिद्धांत व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलित, मीटर ब्रिज का कार्य सिद्धांत व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलित अवस्था पर निर्भर करता है। मीटर ब्रिज वर्किंग on the principle of balanced Wheatstone bridge, balanced Wheatstone bridge। तो आप यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारा मीटर ब्रिज का जो कार्य सिद्धांत है व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो इसका ख्याल रखेंगे। मीटर ब्रिज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर इन बातों को हमने ध्यान दिया। अब हम लोग को इसका क्रियाविधि क्या होता है और इसके बाद हम लोग क्रियाविधि का पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और उसके बाद हम फिगर के माध्यम से एक एक बात को समझेंगे। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर वर्किंग रूल के बारे में हम लोग जानते हैं और वर्किंग रूल इसका क्या होता है, ये किस अनुसार से कार्य करता है, कैसे ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर कार्य करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए पहले वर्किंग रूल को नोट कर लीजिए इंग्लिश में। द रेसिस्टेंस आर इज नोन रेसिस्टेंस। इसमें जो आर जो हम ले रहे हैं, आर हमारा जाना पहचाना मतलब वैल्यू को हमको खुद मालूम है आर का वैल्यू, बट रेसिस्टेंस एस इज अननोन रेसिस्टेंस, ये हमें ज्ञात नहीं है, इसी को तो ज्ञात करना है, एस का वैल्यू को फाइंड करना है। एंड द मीटर ब्रिज इन द वर्किंग पोजीशन, अगर मीटर ब्रिज जो है आपका वर्किंग अवस्था में होता है तो उस समय कुछ समय के बाद हम उसको बैलेंस्ड पोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में आप डिटेल से हम आपको यहाँ पर बताएंगे, फिगर के माध्यम से एक एक करके बताएंगे। ध्यान से देखिए इसको। द रेसिस्टेंस ऑन बोथ साइड ऑफ द बैलेंस्ड पॉइंट, और बैलेंस्ड पॉइंट के दोनों तरफ का जो प्रतिरोध है, एक हो गया आपका P एंड Q, whose length of wire are L and 100 minus L respectively। तो ध्यान दीजिएगा, the resistance on both sides of the balanced point, मतलब ये हो गया कि बैलेंस्ड पॉइंट के दोनों ओर का रेसिस्टेंस, एक का P है और एक का Q है। जो लेंथ, वायर ऑफ लेंथ जो है, जो मीटर ब्रिज पे लगा हुआ है, उसकी लंबाई आपका L और 100 माइनस L है। क्यों लगाते हैं L और 100 माइनस L, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप इसका हिंदी में पहले इसको नोट कर ले। यहाँ पे लिखें, द रेसिस्टेंस R इज नोन रेसिस्टेंस, प्रतिरोध R, प्रतिरोध R एक ज्ञात प्रतिरोध है, ज्ञात प्रतिरोध है, लेकिन प्रतिरोध S, लेकिन
प्रतिरोध S अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध है। When the meter bridge is in the working position, जब मीटर ब्रिज कार्य करने की स्थिति में होता है तो कुछ समय बाद संतुलन बिंदु प्राप्त कर लिया जाता है, संतुलन बिंदु प्राप्त कर लिया जाता है। यही बात है यहाँ पर। When the meter bridge is in the working position, then the balance state is observed after some time. कुछ समय बाद हम बैलेंस पोजीशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। तो हम आपको अभी तरीका बताएंगे। अभी तो पहले आप इसको नोट्स बनाइए, जिसमें एग्जाम में आपको लिखना है, क्या क्या लिखना है उसको पहले आप तैयार कीजिए। तो संतुलन बिंदु प्राप्त कर लिया जाता है। इसके बाद आप देखिए, द रेसिस्टेंस ऑन बोथ साइड ऑफ द बैलेंस्ड पॉइंट, संतुलन बिंदु के दोनों ओर, संतुलन बिंदु के दोनों ओर का प्रतिरोध P और Q है, जिसकी लंबाई क्रमशः L और 100 माइनस L है। L और आपका हो गया 100 माइनस L। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। अब आप इसके फिगर के माध्यम से अब यहाँ पर जानेंगे कि किस तरह का काम होता है। तो क्रियाविधि, आप सबसे पहले क्रियाविधि को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम फिगर के माध्यम से इस बात को डिटेल करते हैं। तो सबसे पहले चीज की एक आपका जो है रेसिस्टेंस जो है, जो नॉन रेसिस्टेंस है, जिस प्रतिरोध को आप जानते हैं, क्योंकि R आपका जो है एक जाना पहचाना प्रतिरोध है, अर्थात उसका वैल्यू आप जानते हैं। लेकिन कैसे जानेंगे? तो जानने के लिए जो है सबसे पहले चीज को ध्यान दीजिए कि पहले एक मीटर ब्रिज, पहले तो मीटर ब्रिज के बारे में पहले डिटेल से अध्ययन कीजिए। इसमें एक वायर होता है और एक समान आकृति का वायर होता है, मतलब यूनिफॉर्मली वायर होता है। और ये वायर की लंबाई जो है आपका 100 सेंटीमीटर होता है। जैसे 0 से स्टार्ट कीजिए और लास्ट में आपका 100 होता है। इसका अंशांकन करने के लिए आपको एक स्केल भी लगाना पड़ता है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, आप जब लेबोरेटरी में जाइएगा तो सबसे पहले आपको मीटर ब्रिज का जब प्रयोग करने के लिए दिया जाएगा तो आप क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले देखिए, 1 मीटर का वायर को लीजिए, उसके नीचे आप स्केल को सजाइए। और स्केल में तो अंशांकन रहेगा ही आपका, 1 मीटर का स्केल है। तो इस तरह से आप इस तरह से यहाँ फिगर में बनाए कि जिससे आपको लगे कि ये आपका स्केल लगा हुआ है। तो स्केल के लिए जो है आप छोटा बड़ा लाइन खींच सकते हैं। इसके लिए कुछ वक्त लग रहा है हमको बनाने में, लेकिन आप लोग आराम से, और इसका कोई काउंटिंग कर करके हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको फ्रेश बनाना हो तो आप भी काउंटिंग कर करके भी बना सकते हैं, लेकिन आपको अपने कॉपी पर 100 सेंटीमीटर बनाना फिर लंबा हो जाएगा। इसलिए सिर्फ आप एक इंडिकेशन सिर्फ देंगे कि मेरा स्केल जो है 1 मीटर लंबा है, अर्थात 100 सेंटीमीटर का हमारे पास है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर हमने क्या क्या लिया, एक वायर लिया, और वायर यूनिफॉर्मली वायर लिया, एक समान लिया, जिसका अब ऐसा नहीं कि कहीं पर मोटा है कहीं पर पतला है, गलत हो जाएगा।
एकदम एक समान वायर लेना है जिसमें सब जगह का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वह ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ए सभी जगह पर एक समान होना चाहिए। और वायर जो है आपका वायर को एक ही वायर का ऐसा नहीं कि वायर में आप ज्वाइंट कीजिएगा, क्योंकि वायर का जो रेसिस्टिविटी होगा वह एक समान होना चाहिए। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए इन बातों पर। ये मीटर ब्रिज का एक खास बात है कि मीटर ब्रिज के नाम से भी पता चल जाता है कि मीटर मतलब 1 मीटर का कुछ है। तो मीटर ब्रिज में 1 मीटर का क्या है, तो 1 मीटर का एक स्केल है, 1 मीटर लंबा हम वायर लिए हुए हैं। चलिए अब इसके लिए देखिए 3 जो है आपको यहाँ पर मेटल का बना हुआ एक शेप में आता है। मेटल मतलब कॉपर का, प्राय ये कॉपर का ही बना रहता है और इस शेप में रहता है। कॉपर का पत्थर इसको बोल सकते हैं। एक पत्थर आपका इस तरह से लग गया यहाँ पर, इस जगह का नाम, ये तो आपका 0 इंडिकेशन यहाँ से आपका ए हो गया और इस साइड का नाम हम यहाँ पर बी डाल रहे हैं। और यहाँ और एक पत्थर तो आपका ये लग गया। आपको इसी तरह से 3 पत्थर दिया जाएगा। पहला पत्थर जो कॉपर का ये रहा है, इसके बाद दूसरा पत्थर आपको इस शेप में दिया जाएगा और एक तीसरा पत्थर भी जो है आपका इस तरह से लगा हुआ रहेगा, जिसमें यहाँ से आपको इस तरह का, ये सब जो है सारा कॉपर का है बना हुआ और इसको आप यहाँ मिला देंगे। और इसके बीच में आप सबसे पहले नॉन रेसिस्टेंस लगाएंगे, जो रेसिस्टेंस आप जानते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर रेसिस्टेंस बॉक्स लगा दीजिएगा। इसको शॉर्ट में आरबी बोलते हैं। यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं आपको तो बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन आप समझिए कि कैपिटल आर कैपिटल बी दिख रहा है, आरबी। इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस बॉक्स। रेसिस्टेंस बॉक्स जो है ये प्रयोगशाला में रहता है या कभी भी मार्केट में आप जाइएगा जहाँ पर प्रैक्टिकल का सारा सामान मिलता है, वहाँ पर रेसिस्टेंस बॉक्स बोलिएगा तो सब बोलता है 500 ओम वाला चाहिए कि 1000 ओम वाला चाहिए। वो रेसिस्टेंस बॉक्स रहता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे रेसिस्टेंस रहता है। इसका फंक्शन आपको बताएंगे। यही फंक्शन, यही रेसिस्टेंस बॉक्स से हम रेसिस्टेंस को बाहर करते हैं। रेसिस्टेंस बॉक्स से हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को बाहर निकलते हैं। तो जितना बाहर निकालेंगे ये तो हमें पता ही रहेगा। जितना रेसिस्टेंस हम बाहर निकालेंगे, अगर मेरे पैकेट में 1000 रुपया है तो हम 10 रुपया निकालें तो ये तो पता है ना कि हम 10 रुपया निकालें। उसी तरह से रेसिस्टेंस बॉक्स है। तो रेसिस्टेंस बॉक्स में रेसिस्टेंस है पहले से, उसमें अगर मान लेते हैं कि 2 ओम निकालें, 4 ओम निकालें, 5 ओम निकालें, तो इस तरह का जो रेसिस्टेंस हम बाहर करते हैं तो ये तो हमें तो पता रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आर हमारा नॉन रेसिस्टेंस है, अननोन नहीं है। अननोन हमारा यहाँ लगा रहे हैं। ये दोनों जो खाली स्थान है इसके बीच में एक रेसिस्टेंस लगा दिए और इस रेसिस्टेंस का नाम है S। और यहाँ पर हमने जो लिखाया पहले कि द रेसिस्टेंस R इज नॉन रेसिस्टेंस बट रेसिस्टेंस S इज अननोन रेसिस्टेंस। और यहाँ पर जो S है आपका एक अननोन रेसिस्टेंस है। तो चलिए यहाँ पर तो ये दोनों काम कर लिए। अब देखिए कि मुख्य काम क्या है। यहाँ जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट से एक वायर आया हुआ है और इसी वायर में आपका एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर एक धारा सूचक यंत्र है और इसी गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन जो है मीटर, ये तार है, लंबाई सा तार है और यहाँ पर एक डी बिंदु है और इसको जो एरो का जो नोटेशन दे रहे हैं इसको हम लोग जॉकी के नाम से जानते हैं और इस जॉकी का सिंबल हम जे दे रहे हैं। जॉकी का सिंबल हम यहाँ पर जे दे रहे हैं, डी बिंदु पर जॉकी जुड़ा है। अब तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये जॉकी क्या होता है। रेसिस्टेंस बॉक्स मार्केट में मिलता है। चलिए ठीक है, ये 500 ओम का होगा, 1000 ओम का होगा, 1500 ओम का होगा, जैसा अति होगा एक बक्सा होगा रेसिस्टेंस का, उसी से हम लोग रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो चलिए इसका तो काम हो गया, लेकिन ये जॉकी क्या होता है। तो देखिए जॉकी जो है एकदम पतला सुई देख रहे हैं नीडल के जैसा, और वह इंडिकेटर का काम करता है। इंडिकेटर क्या होता है, तो आप जब भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो मोटरसाइकिल में क्या होता है, स्पीड का एक मीटर चलता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। वो जो स्पीड वाला जो मीटर चलता है वही इंडिकेटर है। वो पतला ऐसा सुई जैसा है, जैसे आयल वाला में भी देते हैं, तेल जो फ्यूल भराते हैं उसमें भी रहता है वो इंडिकेटर। तो वो जो पतला ऐसा इंडिकेटर है
आपका वही जॉकी है। आप यहाँ के लिए समझिए कि वो हमारा ये मिडिल जो है वो हमारा यहाँ पर जॉकी है। तो जॉकी भी मेटल का ही बना होता है और एक वायर का कनेक्शन पहले गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन यहाँ से जॉकी से कर दिया जाता है। और ए और बी के बीच में ध्यान रखिएगा, ये सारा तो मेटल का ही बना हुआ है, कॉपर का ही बना हुआ है सारा चीज़। इसी के बीच में हम एक सेल को जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक बैटरी, क्योंकि बैटरी से हम करंट सप्लाई करेंगे, और सेल जोड़ देते हैं प्लस और माइनस। और सेल को संचालित करने के लिए हम यहाँ पर प्लग कुंजी भी लगा देते हैं। कुंजी के लगा दीजिए इस जगह पर। और इस तरह से हमारा संपूर्ण मीटर ब्रिज का ये फिगर कंप्लीट होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा और इसमें क्या क्या नाम दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर एक नाम सी दे दीजिए। तो इसके बाद जो है यहाँ पर आपका हो गया सी और ये हो गया डी, और इस जगह पर चलिए भाई ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे आगे। तो सबसे पहला चीज़ को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमने क्या क्या किया। एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगाया और मिडिल पॉइंट से यानी बीच वाला प्लेट जो है कॉपर का, इसके बीच वाले प्लेट से हम एक गैल्वेनोमीटर गुजार के लाए। ऐसा आपको 3 प्लेट देगा। लैब अगर जब कीजिएगा, प्रयोगशाला में जाइएगा तो ऐसा 3 प्लेट दे देगा, एक मीटर स्केल दे देगा, एक वायर दे देगा। ये सब सारा चीज़ आपको अवेलेबल रहेगा। बैटरी दे देगा, प्लग कुंजी दे देगा, ये सब चीज़ रहेगा। आपको सेट करने के लिए आना चाहिए कि हम पहले सेट कैसे करेंगे, देख रहे हैं। और वो एक प्लास्टिक में उसमें डाल करके निकाल करके आपको दे देगा कि चलिए भाई 3 गो प्लेट दे दिया। आपको एडजस्ट करना है कि ये मीटर स्केल कहाँ लगाना है, वायर कहाँ लगाना है, ये प्लेट को किस तरह से। अब ये प्लेट को आप इधर लगाइएगा तो फिर आप बना ही नहीं पाइएगा मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज को इस तरह से, और आजकल तो मार्केट में अब रेडीमेड मीटर ब्रिज भी मिलने लगा जिसपे मीटर का स्केल लगा हुआ है, सारा चीज़ है, रेडीमेड मिलता है अभी मीटर ब्रिज। तो चलिए ठीक है, ये आप देख लीजिए यहाँ पर ये मीटर ब्रिज है और इस तरह से। अब यहाँ पर आगे की बात क्या है इसको देखिए। प्रतिरोध एस अज्ञात प्रतिरोध जब मीटर ब्रिज कार्य करने की स्थिति में होता है। चलिए देखिए ये तो काट ही दिए सीधे। चलिए जब मीटर ब्रिज कार्य करने, अरे मीटर ब्रिज कार्य करने की स्थिति में आएगा कब, तो ध्यान दीजिए कि मीटर ब्रिज कार्य करने की स्थिति में तब आएगा सबसे पहले हमको संतुलन बिंदु को प्राप्त करना है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट का फ्लो हो जाएगा चारों पट्टी से। ये इसमें क्योंकि बैटरी है, यहाँ से सारा चीज रेसिस्टेंस है, यहाँ भी रेसिस्टेंस है, ये तो अज्ञात प्रतिरोध है। सबसे पहला काम है कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप को शून्य करना। मुख्य मकसद ये है। आज जब और इसको शून्य कैसे करते हैं, ये जॉकी को पहले आगे पीछे खिसकाते हैं। तो जैसे देखिए करंट सप्लाई कीजिएगा तो जब जॉकी को आप हिलाइएगा, जॉकी को आगे पीछे जैसे मान लीजिए जॉकी को हम लेकर के चले आए लेफ्ट साइड, तो अगर विक्षेपण राइट साइड में हो रहा है गैल्वेनोमीटर ऐसे ऐसे कर रहा है उधर, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, तो फिर एक इधर लेकर के आए। अब फिर ये राइट साइड जब हम जॉकी को हिलाए तो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप जो है आपका लेफ्ट साइड हो गया। तो ऐसे में ये दोनों का कोई एक ऐसा तो बिंदु होगा जहां पर गैल्वेनोमीटर का विक्षेप नहीं होगा, और जहां गैल्वेनोमीटर का विक्षेप नहीं हुआ वह पॉइंट को पहले ढूंढिए। वह पॉइंट को ढूंढिए और उसी पॉइंट को, यही बात बता रहे हैं कि इसको हमको जॉकी को आगे पीछे खिसका कर सबसे पहला काम की संतुलन बिंदु को ढूंढना है, बैलेंस्ड पॉइंट को ढूंढना है। जब हमको बैलेंस्ड पॉइंट मिल जाएगा तो बैलेंस्ड पॉइंट मिलने के बाद संतुलन बिंदु पहले प्राप्त कर लेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, फिर से सुन लीजिए। जॉकी को आगे पीछे खिसकाते हैं। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे जॉकी को जब हम लेफ्ट साइड लेकर के जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण जो है उधर आ जाता है, राइट साइड में होता है। और जब हम राइट साइड में जॉकी को ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप आपका राइट साइड में होगा। तो इधर जब लेकर के लेफ्ट साइड में जॉकी को लेकर जाए तो उधर राइट साइड में होगा। तो इस तरह से इन दोनों का कुछ तो पॉइंट है जहां पर विक्षेप नहीं होगा, तो वैसे पॉइंट को आपको ढूंढना पड़ेगा। अब कहीं भी मिल सकता है आपको 25 सेंटीमीटर पे, इसलिए स्केल लगाते हैं। स्केल लगाने का मतलब वह आपको पता होना चाहिए कि वह स्केल के किस बिंदु पर संतुलन बिंदु मिला।
अर्थात बैलेंस पॉइंट कहाँ पर मिला और वही वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक आप मेजर कर लेते हैं। इसके लगा हुआ है वैल्यू बता दीजिए कितने में 25 पर मिला। हमेशा इस साइड से लिया जाता है, हमेशा जो है लेफ्ट साइड से मेजर किया जाता है जहाँ पर क्या, क्योंकि भाई जीरो इधर से है तो इधर से ही तो मेजर करेंगे, इधर से तो थोड़ी ना मेजर करने के लिए जाएंगे, इधर से मेजर करेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर संतुलन बिंदु को ढूंढते हैं। अब संतुलन बिंदु तब फिर भी जो है हमारा संतुलन बिंदु कम हो जाता है, अर्थात वहाँ पर कभी कभी होता है कि हल्का सा टेढ़ा है क्या गैल्वेनोमीटर, और उससे खिसकाने के बावजूद भी, जॉकी को आगे पीछे खिसकाने के बावजूद भी हमारा 100% गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य नहीं हुआ है, तब हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस बॉक्स से रेसिस्टेंस निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 ओम निकाले तो थोड़ा सा और जीरो की तरफ भाग गया, और निकाले 3 ओम, फिर निकाले 4 ओम। ऐसा करने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो जाएगा, और जितना ओम प्रतिरोध निकाले वो तो आपको ज्ञात ही हो गया कि कितना ओम का प्रतिरोध निकाले जिससे गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0 हो गया। अब बताइए गैल्वेनोमीटर का विक्षेप अगर शून्य हो गया तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर धारा अब नहीं ले रहा है, और ये एक पोजीशन हो गया कि गैल्वेनोमीटर धारा अब आपका नहीं ले रहा है। तो चलिए कुछ समय के बाद संतुलन बिंदु के दोनों ओर का प्रतिरोध P और Q है। देखिए एक साइड P लीजिए, एक साइड Q लीजिए। देखिए अब फिगर में संतुलन बिंदु के दोनों ओर का प्रतिरोध P और Q है, जिसकी लंबाई, अब बताइए इधर से जो ले रहे हैं A से D तक, अगर इसकी लंबाई L है, A से D तक अगर L है, तो अब बताइए कि इधर कितना लंबा होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर आपका L लंबाई है, अरे भाई 100 सेंटीमीटर का स्केल है आपका। अगर मान लेते हैं कि कुछ लंबाई हमको पता चल गया, 10 सेंटीमीटर पता चल गया, 20 सेंटीमीटर पता चल गया, अगर आपको 20 सेंटीमीटर पता चल गया तो अब रेस्ट में कितना बचा, उधर अगर 20 सेंटीमीटर पता चलता है तो रेस्ट कितना बचा, 80 सेंटीमीटर बचा। उसी तरह से 80 कैसे निकाले, तो 100 में 20 को घटाए, उसी यही बात तो है। यहाँ से यहाँ तक L है और इधर रेस्ट कितना बचेगा, तो 100 माइनस L बचेगा, तो 100 में आप L को लेस कर दीजिएगा। तो इस तरह से जो है यही बात तो यहाँ लिखे हैं, संतुलन बिंदु के दोनों ओर का प्रतिरोध P और Q है, जिसकी लंबाई क्रमशः, अर्थात P वाले की तरफ का लंबाई क्रमशः L और इधर वाला जो लंबाई हो गया 100 माइनस L हो गया। तो चलिए ये मीटर ब्रिज का सारा सिस्टम का ये सारा प्रारूप था। अब बताइएगा यहाँ पर सब कुछ जब निकल गया तो इसमें से अब देखेंगे कि किस तरह से हम लोग का, अब कैलकुलेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग लिए हैं। तो चलिए कैलकुलेशन की तरफ हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छी तरह से आप मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, वीडियो को 1 से 2 बार रोक करके देखिए, हमने कहा क्या बोला है, कैसे बोला है, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। थोड़ा टॉपिक है, प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है, एग्ज़ाम में आपको पूछता है, या तो प्रैक्टिकल जब करने के लिए आप जाइएगा तो वहाँ पूछ देगा, या तो फिर जो है आपका एग्जाम में भी पूछ देगा 5 नंबर में। इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आता है, इसलिए पूर्ण कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो चलिए यहाँ पर तो पहली बात तो यहाँ पे जानते हैं, प्रतिरोध जो है आपका R का वैल्यू, प्रतिरोध रेसिस्टेंस प्रतिरोध, पहले देखिए यहाँ पे प्रतिरोध रेसिस्टेंस निकालने के लिए जा रहे हैं, P वैल्यू ऑफ P। तो P का वैल्यू आप कितना निकालेंगे, प्रतिरोध रेसिस्टेंस जो है P का वैल्यू कितना। पहले तो आप ये जानिए कि रेसिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है R 3 बातों पे निर्भर करता है, रो, L और A। मतलब देखिए लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और प्रतिरोधकता पर। प्रतिरोध 3 बातों पे निर्भर करती है, प्रतिरोधकता, लंबाई, तार की लंबाई और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। इसका वीडियो आपका इसी में आपका है पीछे, आप उसको देख सकते हैं कि प्रतिरोधकता किन किन या प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करती है, तो इसको आप एक बार जरूर देख लें। तो यहाँ पर आप जाने कि प्रतिरोध हमारा 3 बातों पर निर्भर कर रहा है, प्रतिरोधकता, लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया किसका, ये जो वायर लगाए हैं 1 मीटर लंबा वायर,
इसका पहले क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लंबा है वह लंबाई पर और उसके बाद तार की प्रतिरोधकता पर डिपेंड करता है। तो अब बताइए ये तीन बात पे नहीं, ये तो हमारा प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला हो गया, लेकिन P भी तो मेरा प्रतिरोध है, D के पहले वाला और D के बाद वाला, अगर इधर वाला P और इधर वाला Q तो P भी तो हमारा प्रतिरोध है, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो चेंज तो होगा नहीं, प्रतिरोधकता का तो वैल्यू चेंज होगा नहीं, लेकिन लंबाई मेरा चेंज होने वाला है, तो लंबाई कितना हो जाएगा। देखिए अब ये एक नया बात हम बता रहे हैं, ये प्रतिरोध का फॉर्मूला है, इसको आप मेमोरी में डाल सकते हैं। और ये जो P है तो P के लिए पहले तो देखिए यहाँ पे रो हो गया, और इसका लंबाई आपका कितना है, तार की लंबाई कितना, तो L लंबाई का, कहाँ संतुलन बिंदु प्राप्त किया, P वाला प्रतिरोध कहाँ संतुलन बिंदु प्राप्त किया, तो L लंबाई पर, और ये तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका A है, तो P का वैल्यू हो जाएगा रो L बाय A। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका हो गया P का वैल्यू। इस जगह आप 9 कर सकते हैं, अब आप इस जगह पर इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो बात करना है कि अगर हमको Q का वैल्यू ज्ञात करना है, अगर Q का वैल्यू फॉर Q रेसिस्टेंस, अगर हमको Q निकालने के लिए बारे में अगर सोचना है तो Q के लिए क्या कीजिएगा, अब जरा से ध्यान दीजिए, वायर तो चेंज नहीं है इसलिए रेसिस्टिविटी चेंज नहीं हुआ, रो तो रहेगा ही क्यों का क्यों, लेकिन इस बार लेंथ चेंज है, इधर वाला लंबाई आपका 100 माइनस एल है, 100 माइनस एल, और तार का क्रॉस सेक्शन एरिया तो आपका ज्यों का त्यों रह गया ए, तो यह आपका बन गया यहाँ पर ए, इसको आप समीकरण सेकेंड बोल सकते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, तो कर दीजिए फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा P बाय Q बराबर क्या हो जाएगा, तो रो L बाय A, और डिवाइड कीजिएगा कि इसका A ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा रो इंटू 100 माइनस एल, A कैंसिल, रो कैंसिल, इस तरह से P बाय Q का वैल्यू जो आपका आ जाता है L बाय 100 माइनस एल हो जाएगा। P बाई Q का जो वैल्यू आप जो प्राप्त करते हैं ये वैल्यू आपका L बाय 100 माइनस एल होता है। तो अब लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ तक तो हमने प्राप्त कर लिया P बाई Q का वैल्यू L बाय 100, लेकिन आपका ये जो मीटर ब्रिज है, ये मीटर ब्रिज जो है बैलेंस्ड पोजीशन पर है। क्यों बैलेंस्ड पोजीशन, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण हमने 0 किया है। तो फॉर बैलेंस, पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप आगे देखिए इसमें फॉर बैलेंस्ड पोजीशन। पहले तो ये देखिए इसका सिद्धांत जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है संतुलन अवस्था का जो सिद्धांत है उसी पर ये काम करता है। अब जरा सा गौर कीजिएगा, आपका यहाँ पर 4 जैसे देखिए कैसे होता है आपका संतुलन अवस्था। एक तो पहले यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बॉक्स हो गया पहले R, या गौर कीजिएगा कि ये मीटर ब्रिज जो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है, पहले ये बात को आप जान लीजिए कि ये हमारा किस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए ये A बिंदु है और यहाँ पर आपका एक C बिंदु है, A और C। अब देखिए यहाँ पर इसके बीच में A और C के बीच में एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगा है जो आपको पता है, लेकिन इधर वाला में क्या है आपका एक रेसिस्टेंस जो है लगा हुआ है जिसका नाम S है। यहाँ पर जो रेसिस्टेंस लगा हुआ है उसका नाम आपका S हो गया और यहाँ का नाम हम पहले D डाल देते हैं। इसके बाद देखिए C और D के बीच में, यहाँ पर D आपका दे रहे हैं, C और D के बीच में आपका एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और आपका A और D के बीच में एक रेसिस्टेंस जो लगा हुआ है उसका नाम आपका P हो गया। और इधर वाला ये वाला फिगर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए इसी से ये फिगर हम बना रहे हैं, आप लोग भी बना लीजिए। यहाँ तक लिखने के बाद फॉर बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ मीटर ब्रिज लिख करके
आप पहले ये वाला फिगर को आप तैयार कीजिए, तब हमारा इस फिगर का फिर काम खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ तक जो इक्वेशन हम लाए हैं इसके बाद सारा काम हम इसी से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, फॉर बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज का जो बैलेंस्ड पोजीशन जो ले रहे हैं, अब ये बैलेंस्ड पोजीशन कैसे, अब तो देख लिए ना, ए और बी के बीच में सेल और कुंजी लगा हुआ है। तो चलिए इसको अब हटा देते हैं। गैल्वेनोमीटर भी समझ गए, गैल्वेनोमीटर धारा नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि संतुलन बिंदु पर है, इसलिए ये धारा नहीं ले रहा है। तो चलिए इसके बीच में आप जैसे लगाते थे व्हीटस्टोन ब्रिज में, यहाँ पर आपका एक सेल को लगा देते हैं। अगर आप प्लग कुंजी लगाना चाहते हैं लगा दीजिए इस जगह पर। अब बताइए इसका शेप कैसा है? इसका शेप तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा, अर्थात मीटर ब्रिज हमारा कन्वर्ट हो गया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में। मीटर ब्रिज कन्वर्ट हुआ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में। और ये जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जब हो गया तो अब हमें क्या प्रॉब्लम है? जब ये धारा ले ही नहीं रहा है तो आपको तो पहले पता है कि ये दोनों का रेशियो देखिए ध्यान से, R बाई पी बराबर S बाई क्यू होता है। R बाई पी इक्वल टू एस बाय क्यू। देखिए यहाँ पर हम जो प्राप्त करके रखे हुए हैं P बाई क्यू, अगर इसके Q को ऊपर लेके चले जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, या P को इधर कर दीजिए तो P बाई क्यू, ध्यान दीजिए P को यहाँ किए तो R के नीचे कौन आएगा? S आएगा। तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। अगर मान लेते हैं इसको समीकरण 3 मान लीजिए और इसको समीकरण आप 4 मान लीजिए, तो समीकरण 3 और 4 से क्या आ रहा है आपका? अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 3 एंड 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एक साइड का बराबर हो गया ना P बाई क्यू, तो P बाई क्यू बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया? R बाय एस इक्वल टू L बाय 100 माइनस L। और आपको निकालना क्या है? अज्ञात प्रतिरोध ही तो निकालना है। और अज्ञात प्रतिरोध को आप कैसे निकालेंगे? S का मान पलट दीजिए, पहले S बाय R कर दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा? L बाय 100 माइनस L हो जाएगा। और S का वैल्यू निकालिएगा तो L बाय 100 माइनस L, अब मल्टीप्लाई, ये R से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ R आ गया। इस तरह से S का आप वैल्यू निकाल सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। और S के लिए फॉर्मूला हो गया L बाय 100 माइनस L इंटू R। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे ढंग से एक एक पॉइंट पर हम डिटेल से चर्चा किए हैं। मेरे मेहनत को सार्थक बनाइए और संपूर्ण रूप से इसको देख करके आगे बढ़ते चलिए, इसको कंप्लीट कीजिए। और अच्छे से नहीं समझ में आएगा वीडियो को आगे पीछे करके भी देखिए, है ना, और उसके बाद इसको कंप्लीट कीजिए। चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के बारे में जानते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रहे हैं इसी पर आधारित। चलिए यहाँ पर इस सवाल को देखिए, फाइंड द अननोन रेसिस्टेंस R, अज्ञात प्रतिरोध R ज्ञात करें। यहाँ पर एक अज्ञात प्रतिरोध आपका R लगा हुआ है और इस जगह पर जो है नॉन रेसिस्टेंस में देखिए आपका एक 12 ओम लगा हुआ है, एक 4 ओम प्रतिरोध लगा हुआ है। देखिए मीटर ब्रिज का सवाल आपको किस तरह से दिया जाता है। और ये यहाँ पर एक सेल जुड़ा हुआ है और कहता है कि गैल्वेनोमीटर का संतुलन बिंदु आपको 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। संतुलन बिंदु आपका 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है और आपको फाइंड करना है R का वैल्यू। तो सबसे पहले देखिए इसी डायग्राम को 12 और 4 यानी 12 ओम और 4 ओम, ये तो आपका पैरेलल में है। तो पैरेलल में आप सबसे पहले समतुल्य प्रतिरोध इसको निकाल लीजिए। तो समतुल्य प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा जरा सा देखिए, तो 12 और 4 क्या नियम पढ़ाए हैं, 2 रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा 12 गुना 4 कर दीजिएगा, बटे नीचे 12 प्लस 4 कर दीजिएगा, जो हो जाएगा। नियम तो यही बताया कि आपको आरपी के डायरेक्ट निकालने के लिए। तो बच्चों का 48 बटे 12 4 16, तो 16 या 48 और इस तरह से इसका वैल्यू आपका 3 ओम हो जाता है। तो पहले आप लोग निकालने के लिए इस बात को जान जाइए और जो डिटेल में जो बच्चा नहीं इस रूल को फॉलो कर पाता है उसको एक बार और बता देते हैं। 1/12 लिखिएगा या 1/4 लिखिएगा तो कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे 1 और प्लस 3, तो 3 1 कितना हो गया 4/12, तो ये तो 3 में कैंसिल हो जाता है आपका। तो आरपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब पलटिएगा तो 3 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो
बेहतर है कि आप जो है ये ट्रिक जाने, दोनों प्रतिरोध को गुणा कर दीजिए, या बाई करके दोनों को ऐड कर दीजिए। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। चलिए एक काम तो हो गया मेरा। इसके बाद आपका एक रेसिस्टेंस आपका आर लगा हुआ है और ये आपका 40 सेंटीमीटर पर संतुलन बिंदु प्राप्त है, जहां से ये गैल्वेनोमीटर गुजरा है। तो ये 40 सेंटीमीटर। अब आप भी बताइए, ये 40 सेंटीमीटर, इधर कितना बचा? तो रेस्ट कितना बचा? 60 सेंटीमीटर। और हमारा जो है सिस्टम क्या कहता है, देखिए कितना इजी प्रोसेस लगता है इस सवाल को बनाने में, कितना आसान है। जितना इधर है उतना इधर बाय कर दीजिए। तो 3 बाय, जैसे मान लेते हैं इसका नाम आप दे दीजिए एक तरह से एस है, चलिए ये आपका आर हो गया, और इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एस बटे पी इक्वल टू आर बटे क्यू। तो एस बटे पी दोनों क्या इधर ले लीजिए, क्या बटे कर दीजिए, पी बाई क्यू कर दीजिएगा, तो एस बाई आर कीजिएगा, कुछ भी कर सकते हैं। तो एस बाई पी कर रहे हैं, तो 3 बाई कितना हो जाएगा? 40 इक्वल टू आर बाई कितना? 60। और इस तरह से 0 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाता है। अब बताइए यहाँ पर कितना हो गया? 4 मल्टीप्लाई आर कीजिएगा तो 4r हो जाएगा, और 6 3 जा 18, तो r इक्वल टू 18 बाई 4 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 4 से डिवाइड कर दीजिए 18 में, तो 4 4 जा 16 और 0.04.5 ओम। इस तरह से यहाँ पर हम जो है मीटर ब्रिज की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध R का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल सवाल है, एकदम आसान सवाल दिए आपको बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ आप बढ़िए आगे, अगला सवाल को देखिए। तो चलिए हम लोग अगले सवाल को दे रहे हैं बोर्ड पर। चलिए यहाँ पर इस सवाल को देखिए, इसमें भी अज्ञात प्रतिरोध R को ज्ञात करना है, लेकिन फिगर को देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ है। बीच से आपका एक गैल्वेनोमीटर गुजरा हुआ है, और जो कि आपका नल बिंदु जो प्राप्त होता है, इसका मतलब संतुलन बिंदु, नल बिंदु बोलते हैं संतुलन बिंदु को। तो बैलेंस पोजीशन जो प्राप्त होता है ये ए सिरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। ए सिरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। तो अब बताइए, यहाँ तो आपका पी का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया 25 सेंटीमीटर। देखिए प्रतिरोध तो है, लेकिन आपका जो फॉर्मूला ड्राइव करके दिए थे उसी अनुसार से हम वैल्यू लिख रहे हैं। ये जो प्रतिरोध ये आपका P हो गया, इसका मतलब यहाँ पर P नहीं लिख करके आप L1 भी लिख सकते हैं। L1 25 हो गया, तो L2 कितना हो जाएगा आपका? 100 माइनस 25, तो इस प्रकार से 75 सेंटीमीटर ये आपका हो गया। तो इधर वाला अगर आपको वैल्यू दिया जाता है तो इधर वाले के लिए आपको सोचना ही नहीं है। और दूसरी बात, ये मीटर ब्रिज है, एक वैल्यू आपको देगा, दूसरा वैल्यू आप तुरंत 100 में घटा करके आप निकाल लीजिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 में लेस करके निकाल लीजिए। अगर सेंटीमीटर में वैल्यू देता है तो इस तरह से कर लीजिए। तो ये आपका L1 और L2 का वैल्यू हम फाइंड कर लिए। अब दूसरी बात, यहाँ पर 3 2 6 ये तो आपका समांतर क्रम में है। तो सबसे पहला काम कि समांतर क्रम के फॉर्मूले को लगाइए, 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इससे पहले आप आरपी का वैल्यू फाइंड कीजिए, कितना होता है? 6 2 3 का एलसीएम 6 हो गया, 1 प्लस 3 प्लस 2 ये आपका 6/6 हो गया, कैंसिल होकर के 1। तो आरपी का वैल्यू कितना हो गया आपका 1 ओम। इसी फिगर को अब देखिए आप कि कैसा बन रहा है। ये एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर आपका अब 1 ओम हो गया, क्योंकि समतुल्य प्रतिरोध अब कितना हो गया? ये तीनों हट करके आपका बन गया 1 ओम। ऊपर में 6 ओम था, बीच में 2 ओम था, और सबसे नीचे 3 ओम था। अगर आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, 6 ओम 2 ओम और सबसे नीचे 3, और ये तीनों पैरेलल में था। तो यहाँ हमने बता दिया कि इसका वैल्यू आपका 1 ओम हो गया। इसके बाद इधर वाला का आपका काम देखिए कितना, इधर वाला टप किया है, इसमें एक जो है रेसिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर R, और ये भी दोनों समांतर क्रम में थे। ये दोनों को भी आपको सॉल्व करना होगा। ये तो आपका 1 ओम निकल गया, इधर वाला वैल्यू का, ये दोनों जब समांतर क्रम है तो समतुल्य प्रतिरोध आपका आरपी कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुना R, तो 4R, और नीचे हो जाएगा R प्लस 4, जो आपको सिस्टम बताए थे उसी सिस्टम के आधार पर, या समतुल्य प्रतिरोध जैसे आप निकालते हैं उस अनुसार से निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से निकालिए। यहाँ से गैल्वेनोमीटर जो आया, गैल्वेनोमीटर से यहाँ पर जी जो है ये 25 सेंटीमीटर पे प्राप्त होता है। तो अब आपको करना क्या है, आपको निकालना तो R का वैल्यू है, तो इधर का वैल्यू हमारा आरपी का वैल्यू ये आया, इधर आपका 1 ओम है, इधर आपका 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, ये आपका 75 सेंटीमीटर है। लेकिन अब आपको जो है निकालना तो आर है। चलिए भाई, ये इसका काम खत्म कर दिए हैं।
आर का वैल्यू, आपका आरपी का वैल्यू 1 को हम यहाँ लिख दिए हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको हम हटा रहे हैं। और अब जो है यहाँ पर सेल का तो कोई काम है ही नहीं, लेकिन ये लगा दीजिए काल के लिए, देखने में फिगर अच्छा लगे, स्मार्ट लगे। चलिए इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना कर दीजिएगा, यही तो है। 1 बटे कितना कीजिएगा 25 बराबर उधर कितना है 4r बाय नीचे हो गया r प्लस 4 बाय नीचे कितना 75। तो अब आप इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, ऐसे तो कैंसिल हो जाता है आपका 3 बाद में ये कट जाता है आपका 25 या 75, तो 1/1 हो गया। अब 4r बटे r प्लस 4, अब मल्टीप्लाई में चला गया 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, इधर आएगा 3r प्लस 4 इक्वल टू 4r, तो 3r कितना हो जाएगा आपका, ऐसे मल्टीप्लाई कर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। पहले 4r को पहले लिखते हैं, 4r मल्टीप्लाई 1, तो 4r, इसको इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 इंटू r प्लस 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 4r इक्वल टू 3r, 3 मल्टीप्लाई r तो 3r और 3 4 जा 12 ये हो गया। तो 4r में आपका 3r लेस हो गया तो ये 12, तो r बराबर हो गया 12। यही वैल्यू को हमको फाइंड करना था और r का वैल्यू हम यहाँ पर प्राप्त किए 12 ओम। इस तरह से आपका मीटर ब्रिज पर सवाल जो दिया जाता है, इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे और आने वाले वक्त में आपको और हम सवाल सब बताएंगे आगे चल करके। अब नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग जो है बताएंगे आपको विभव मापी से रिलेटेड। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।